आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आप लोगों को जीव द्रव्य के महत्व के बारे में बताऊंगा। तो अब यहाँ पे हमने अगली क्लास में जब आप लोगों को पढ़ाया था तो उसमें सिर्फ यानी कि कोशिका के भाग तक ही बताया था। तो आज हम कोशिका के भाग से आगे चलते हैं। तो अब ये समझ लीजिए कि कोशिका के भाग यानी कि जो सेल होती है, यानी कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो कोशिका होती है, कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि वैज्ञानिकों के आधार पे इसको तीन भागों में बांटा गया है। तो पहला है जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, दूसरा है रिक्तिका यानी कि वैक्यूल्स, और तीसरा है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। तो अब ये क्या क्या चीज़ें होती है, जीवद्रव्य क्या है, रिक्तिका क्या है और कोशिका भित्ति क्या चीज़ होती है, हम इसे विस्तारपूर्वक आपको समझाते हैं। तो ये जो पहला हम चलते हैं जीवद्रव्य। अब जो जीवद्रव्य है इसकी जो खोज करते हैं वो खोज वैज्ञानिक डुजार्डिन ने, ठीक, इसकी जो खोज करते हैं वैज्ञानिक डुजार्डिन ने सन 1835 ईस्वी में इसकी खोज किए थे। वैज्ञानिक कौन? डुजार्डिन ने। कितने सन में? 1835 ईस्वी में इसकी खोज कर देते हैं। लेकिन इसके महत्व के बारे में जो बताते हैं वैज्ञानिक ह्यूगो वान मोहल। इसका सबसे महत्व यानी कि ये जीवद्रव्य कितना कीमती है और कितना कीमती नहीं है, इसके विषय में सबसे बढ़िया वर्णन वैज्ञानिक ह्यूगो वान मोहल ने पादप सेल पे किए थे, यानी कि प्लांट सेल, ठीक, प्लांट सेल। अब इन्होंने जब प्लांट सेल पे देखा तो इन्होंने पाया कि जो ये जीवद्रव्य होता है वह चिपचिपा कैसा होता है, यानी कि चिपचिपा जेली जैसा और एकदम रंगहीन होता है, उसमें कोई रंग नहीं होता और फेनयुक्त दिखाई देता है। जिस तरीके से जब सोडा को घोलते हैं उसके बाद हाथ हिलाते हैं, मूवमेंट करते हैं तो उसमें जैसे खूब बुलबुले बन जाते हैं, उसी तरीके से जीवद्रव्य दिखता है। इसके विषय में वैज्ञानिक ह्यूगो वान मोहल ने बताया था। लेकिन अब बात ये पड़ती है कि इसकी खोज जब डुजार्डिन कर लेते हैं तो इनके बाद ये आती है जो परकिंजे होते हैं, परकिंजे ने इसे जीवद्रव्य नाम दिए थे। उसमें जो चिपचिपा जली जैसा संरचना उनको दिखा, तब उन्होंने कहा कि यह एक जीवद्रव्य है, यानी इसको प्रोटोप्लाज्म शब्द दिए। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म शब्द बना है, यानी कि प्रोटो मतलब होता है जीव और प्लाज्मा मतलब होता है द्रव्य, यानी कि लसलसा पदार्थ। जैसे जो हम लोगों में प्लाज्मा एक वर्ड आती है लसलसा हो, ना तो वो पूर्ण तरीके से ना ही वो द्रव हो और ना ही पूर्ण तरीके से वो ठोस हो, यानी कि उस दोनों के बीच में ही होता है, तो उसको प्लाज्मा कहा जाता है, तो यानी कि प्रोटोप्लाज्म, ठीक। अब इसकी विषय यानी कि जो जीवद्रव्य होता है उसको जीवन का भौतिक आधार। अब एक बात और है कि जो जीवद्रव्य होती है अगर वो हमारे सेल में नहीं पाया जाएगा तो इसका सेल यानी कि कोशिका में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वैज्ञानिक जो हॉक्सले होते हैं, हॉक्सले ने इसे यानी कि जीवन का भौतिक आधार कहे। इसे क्या कहा? जीवन का भौतिक आधार। लेकिन इसको कहते कब हैं? सन इन्होंने जब कहा था तो वो 1839 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में उन्होंने क्या कहा? जीवन का भौतिक आधार है। अब ये जीवन का भौतिक आधार का मतलब ये है कि पूरी तरीके से जो जीवन है उसी पे डिपेंडेड है। अगर जो हमारा जीवद्रव्य होता है उसमें जो थोड़ा सा भी मिस्टेक यानी गड़बड़ियाँ आती हैं, उसमें रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो मिस्टेक हुई तो आपका जीवद्रव्य मर जाएगा, और उसके बाद जब मर जाता है तो इसी को ही जीवन का मरना कहते हैं, इसी से ही मर जाते हैं आदमी। जब तक जीवद्रव्य जिंदा है यानी कि मरा नहीं है तब तक आपकी लाइफ चलती है। सभी की हर एक लिविंग प्राणी जो होते हैं जीते रहते हैं। जब ये मरता है तभी ये आघात, और इसके ऊपर जो आघात पहुंचती है यानी कि जीवद्रव्य कब मरता है? जब उसके अंदर यानी कि अब इसमें जो इसके अंदर यानी कि जो कणिकामय ये दिखाई देता है, कणिकामय ये इसका वजह होता है वैक्यूल्स, पहला चीज़। और दूसरी चीज़ ये इसका कणिकामय दिखाने का वजह होता है इसमें जितने भी सेल ऑर्गन पाए जाते हैं यानी कोशिकांग जो होते हैं, तो कोशिकांग की वजह से यह यानी कि कणिकामय दिखाई देता। अब इसमें कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम हो गए और माइक्रोट्यूबुल्स हो गया, और इसी तरीके से कुल मिला करके ये जो सेल होती हैं, सेल में टोटल 49 प्रकार की सेल ऑर्गन पाए जाते हैं। जिसमें क्या है, वैज्ञानिकों ने कुछ सेल ऑर्गन्स की डिस्कवरी कर ली है, लेकिन अभी बहुत से ऐसे सेल ऑर्गन्स हैं जिसकी डिस्कवरी नहीं कर पाए हैं। तो उसके बाद अब ये हो गया इसकी भौतिक गुण की बात, ये दिखता कैसा है, किस तरीके से बिहेव करता है, तो ये आप लोग समझ ही गए। और जो आपको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट के जरिए हमें बताइएगा, हम इसको फिर से समझाएंगे। उसके बाद जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन, यानी कि जो जीव द्रव्य है
उसमें कौन कौन सी केमिकल यानी कि रसायन पाए जाते हैं, उसका क्या कंपोजिशनल होती है क्रिया। उसके बाद है यानी कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लान। अब जो क्या होता है कि जैसे सूखा लकड़ी जो होती है, अब सूखे लकड़ी में क्या होते हैं कि 99% यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स पाए जाते हैं, यानी कि रासायनिक कार्बनिक रसायन पदार्थ, यानी कितने परसेंट, 99% कार्बनिक रसायन पदार्थ पाए जाते हैं किन में, जो सूखे पदार्थ होते हैं, लकड़ी जैसा हो गया। अब लकड़ी में क्या है, अगर उसमें 99% पदार्थ नहीं होता तो वो आग में जलाने पे नहीं जलता। और उसके बाद होती है यानी कि 1% अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। अब ये बात समझना होगा कि कार्बनिक और अकार्बनिक क्या चीज़ है। जिन पदार्थों में कार्बन पाया जाता है, यानी कार्बन एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक नंबर 6 होता है और परमाणु भार उसका होता है 12। तो यानी कि कुल मिलाकर के जिस तत्व में यानी कि जिस कंपाउंड में कार्बनिक यानी कार्बन पाया जाता है उसको कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, और जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता उसे अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक। अब जैसे अब इसका एक पहचान और किया जा सकता है कार्बनिक और अकार्बनिक। जो आग से जलाने पर जल जाए, जो आग से जलाने पर जल जाए उसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, और जो आग से जलाने पर ना जले वो अकार्बनिक होते हैं। अब जैसे क्या हुआ, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, इसको आप कितना भी जलाइए ये पिघल जाएगा, ज़रूर पिघल करके दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कभी जलेगा नहीं। लेकिन अगर कहीं और चीज़ जलाने की क्रिया हो जाए, जैसे कपड़ा हो गया, ईंधन हो गया, यानी कि तमाम प्रकार की चीज़ें जो होती हैं अदर मटेरियल्स, उसको जलाने पे क्या होती है, वो जल जाती हैं। तो ये हो गया यानी कि कार्बनिक और अकार्बनिक की बात। अभी क्या होता है, ये 99% पाया जाता है और ये 1%। अभी कार्बनिक में क्या होती है कि जैसे कार्बनिक पदार्थ में क्या होती हैं कि इसमें एक खास बात और होती है, ये आयन के रूप में रहते हैं। किस रूप में रहते हैं, आयन, ठीक, ये भी आयन। अब यहाँ पे क्या होता है, कोई प्लस आयन में रहता है तो कोई माइनस आयन में रहता है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि जो हम लोगों के अंदर जो भी तत्व पाए जाते हैं यानी एलिमेंट पाए जाते हैं वो बिना आयन के रूप में नहीं पाएंगे, उन्हीं के ऊपर कोई ना कोई चार्ज लगा रहता है, चाहे उसके ऊपर प्लस चार्ज हो चाहे उसके ऊपर माइनस चार्ज हो, ठीक। अब जिसकी वजह से उसकी अवस्था यानी कि प्रॉपर्टीज उसकी बदल जाती हैं। ये तो बात हो गई कि रासायनिक संगठन। उसके बाद आती है न्यूक्लिक अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड। अभी जो हम लोगों के अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है वो 2 टाइप का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार की। अब ये 2 प्रकार की जो न्यूक्लिक एसिड होती है वो आपके न्यूक्लियस में पाया जाता है, यानी कि केंद्रक में। जो सेल होती है, सेल के अंदर केंद्रक होती है, केंद्रक के अंदर आरएनए और डीएनए पाया जाता है, ठीक, आरएनए और डीएनए। ये जो आरएनए होता है ये वायरसों का अनुवांशिकी पदार्थ होता है। ये जो आरएनए होता है ये वायरस जो होते हैं ना, वायरस, अब जैसे आजकल के समय में ही कोरोना महामारी आई है, तो जो कोरोना है, कोरोना का जो न्यूक्लिक एसिड होता है वह आरएनए होता है, ठीक। और जो अब ये डीएनए यानी कि जो हायर एनिमल होते हैं यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं, उनमें जो उनका न्यूक्लिक एसिड होता है वो डीएनए होता है। यानी कि अब आरएनए का फुल नाम क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जो आरएनए है उसका क्या नाम है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये आरएनए की इसका नाम राइबो इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें राइबो शर्करा होती है। इसमें क्या होती है, राइबो, इसमें होती है राइबो शर्करा, ठीक, यानी कि शर्करा। अब उसके बाद ये न्यूक्लिक, अब ये न्यूक्लिक जो लिखा हुआ है, न्यूक्लिक का यानी न्यूक्लियस से लिया गया है, न्यूक्लिक वर्ड जो लिया गया है न्यूक्लियस से। अब एसिड का मतलब ये लिया गया क्योंकि ये अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ये किससे मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड, यानी इसीलिए कहा जाता है आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इसमें क्या है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाया जाता है। इसमें से सिर्फ राइबोस शर्करा थी, लेकिन इसमें कौन सी शर्करा है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा है। और न्यूक्लिक यानी कि न्यूक्लियस एसिड यानी अमीनो एसिड से लिया गया है। इस तरीके से हम लोगों में 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए। उसके बाद है जीव द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि जो जीव द्रव्य है अब इसको भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक। कितने भागों में, 2 भागों में। तो पहला है कोशिका द्रव्य और दूसरा है केंद्रक, ठीक। अब ये कोशिका द्रव्य क्या है और केंद्रक क्या है, मैं इसको आप लोगों को अगली क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों को मेरा नमस्कार।